हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे। उम्मीद करता हूँ आप सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे MMT02 जो कि MSc मैथ इग्नो की तरफ से। ठीक है, इग्नो की तरफ से जो में MSc मैथ्स करवाई जाती है उसका ये लीनियर अलजेब्रा का कोड है। ओके, आज हम जून 2024 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके पास क्वेश्चन पेपर है। मैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे आपको फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट कुछ इस तरीके से है, जो मैंने अलग से भी लिखा हुआ है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हो। आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है जो कि R2 से R3 की ओर जा रहे हैं, जिसके लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कुछ इस तरीके से टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई ऑफ माइनस वाई। मीन से ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो रहा है आर स्क्वायर के एलिमेंट्स पे। ठीक है, लेकिन ये जा रहा है R3 के एलिमेंट्स पर। अब एक कंडीशन साथ में दी गई है हमें, वो दी गई है कि आपको मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। कैसे? रिलेटिव टू द बेसिस। आर स्क्वायर की जो बेसिस है ना, हमें ये वाली यूज करनी है, और आर क्यूब यहाँ पे R3 है। ठीक है, R3 की जो बेसिस है हमें ये वाली यूज करनी है। इनके अकॉर्डिंग हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब पहले क्या करते हैं, क्योंकि ना हमें मैट्रिक्स जो पता करनी है उसके लिए ना मैं पहले आर क्यूब में से एक एलिमेंट टेक कर रहा हूं। लेट ए बी सी belongs to R cube be any element। मैंने कोई भी एक एलिमेंट इसमें से टेक करा। ठीक है, और आप जैसा कि जानते ही हो कि अगर हमारे पास ना हम R3 में से कोई भी एलिमेंट टेक कर रहे हैं, ठीक है, लेट इट्स बेसिस B1, ये मान लो बेसिस B2। अब ना अगर हमारे पास R3 की बेसिस दी गई है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम इस एलिमेंट को इसकी हेल्प से एक कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। वो कॉम्बिनेशन में कैसे लिखेंगे, एक बार मान लेते हैं। अगर ये R3 का एलिमेंट है तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस बेसिस। कुछ ऐसा लिखा जाएगा, ए बी सी इज इक्वल टू अल्फा इंटू दिस वन, 1 1 1 ये लिख दिया हमने, प्लस बिट्टा इंटू 1 1 0, ऐसे ही गामा इंटू 1 0 0। अगर आगे इस क्वेश्चन को करा जाए तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा हमारे पास, अल्फा प्लस बिट्टा प्लस गामा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर आ गया हमारे पास ओनली अल्फा। कंपैरिजन करने पर क्या आएगा हमारे पास, अल्फा आ जाएगा ए के इक्वल। उसके बाद अल्फा प्लस जो बीटा है ना, सॉरी अल्फा यहाँ पे ना सी के इक्वल आ रहा है। अल्फा प्लस जो बीटा है वो हमारे पास इक्वल हो गया बी के, लेकिन अल्फा की वैल्यू सी हमारे पास ऑलरेडी है, तो जब ये सी वहां पे जाएगा तो बीटा बन जाएगा बी माइनस सी। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये में दे रखा है ए। यहाँ पर आप अल्फा की वैल्यू को सी पुट कर दो, बीटा की वैल्यू को बी माइनस सी पुट कर दो, गामा वैसे का वैसे पड़ा रहने दो। सी से सी कैंसिल हो गया, गामा आ गया ए माइनस बी। दैट मीन्स हमारे पास जो कोई एनी एलिमेंट लिया था ना ए बी सी, हम उसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, जहां पे अल्फा है वहां पे आ गया सी। ओके, जहां पर हमारे पास बीटा है वहां पर आ गया हमारे पास बी माइनस सी, और जहां पर हमारे पास गामा है वहां पर आ गया ए माइनस बी। दैट मीन्स हम इसको कुछ इसके कॉम्बिनेशन में भी लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास जो ये वाली बेसिस दे रखी थी ना, इस पे हम ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसा था कि टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई माइनस वाई। ओके, अब जब ना ये वाला कॉम्बिनेशन, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन इस पे लगाया जाएगा, जब ये लगाया गया 1 1 पर, 1 1 पर लगाने के बाद ना हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस 1 हो गया 2, 1 माइनस 1 0, माइनस वाई का मीनिंग हो गया -1। ओके, इज इक्वल टू, अब ना इस कॉन्सेप्ट का यूज करो, ए बी सी को कुछ इस तरीके से लिखा था ना, अब इसको लिखते हैं। 2 0 1 कैसे आएगा, यहाँ पर हमारे पास ए 2 है, बी 0 है, सी -1 है। उस अकॉर्डिंग अगर लिखा जाए, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है सी, सी का मीनिंग क्या हुआ, सी का मीनिंग हो गया हमारे पास -1, -1 1 1 1। ओके, प्लस बी माइनस सी, मतलब 0 माइनस ऑफ -1, मतलब हो गया प्लस का 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 0। फिर आ गया हमारे पास प्लस लगा के, नेक्स्ट है a माइनस बी, 2 - 0 कितना होता है, 2 ही होता है। यहाँ पर आ गया
1 0 0। तो हमने क्या करा, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके जो एलिमेंट आया उसको इसकी हेल्प से इस कॉम्बिनेशन में लिख दिया। नेक्स्ट थिंग, अब अप्लाई करते हैं सेम थिंग हमारे पास सेकंड एलिमेंट 1 - 1 के ऊपर। जब 1 - 1 के ऊपर अप्लाई होएगा तो ये कुछ ऐसा होएगा। 1 - 1 पे अप्लाई होने के बाद यहां पर आएगा, इस कॉम्बिनेशन को यूज करो आप, ये रहा 1 - 1 0 हो गया, 1 - 1 2 हो गया, माइनस वाई मतलब 1। उसके बाद सिमिलर वे से इसको भी लिखते हैं, पहले आना था सी, ये आ गया 1 1 1 प्लस, फिर आपके पास आना है b माइनस सी, दैट मीन्स 2 - 1 दैट इज 1। तो ये आ गया हमारे पास 1 1 0 प्लस, उससे नेक्स्ट एलिमेंट कैसे आना चाहिए, a माइनस बी से 0 - 2 -2। तो ये आ गया 1 0 0। ओके, अब हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास ना जो एलिमेंट्स है ना ये वाले, ठीक है, इनकी हेल्प से अब हमारी मैट्रिक्स बनेगी। और वो कैसे बनेगी, वो मैट्रिक्स किस टाइप की होगी हमारे पास, कुछ इस तरीके से। अब आप देख सकते हो जो टी मैट्रिक्स है, जो कि हमारे पास B1 और B2 बेसिस की हेल्प से आ रही है, वो मैट्रिक्स हमारे पास कुछ इस टाइप की होगी कि जो एलिमेंट हमें यहां से मिले ऐसे कॉलम बन जाएंगे, -1 1 2 -1 1 2 1 1 -2। दिस इज अवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, आई होप यू विल गेट। ठीक है, तो अब इसके बाद बिना को टाइम वेस्ट करे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है फर्स्ट का बी पार्ट। ओके, फर्स्ट का बी पार्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से है। आपको क्या करना है, फाइंड द स्पेक्ट्रल डीकॉम्पोजिशन ऑफ दिस मैट्रिक्स। आपको इसकी स्पेक्ट्रल डीकॉम्पोजिशन पता करनी है। उसके लिए मान लीजिए कि आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन है ना, ये ए मैट्रिक्स है। लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब ना स्पेक्ट्रल डीकॉम्पोजिशन को ना कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है ना, ये कुछ ऐसी हो जाएगी, ए इज इक्वल टू पी डी पी ट्रांसपोज। ठीक है, यहां पर ना जो मैं वर्ड यूज करूँ ना, पी डी पी ट्रांसपोज का मीनिंग क्या है, एक डी तो पहले होगी डायगोनल मैट्रिक्स। ये कैसी डायगोनल मैट्रिक्स होएगी, ये ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स होएगी जिसमें ना हमारे पास इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं मैट्रिक्स ए की, उससे ये डायगोनल मैट्रिक्स ड्राइव करी जाएगी। ध्यान रखिएगा, ए की आइगन वैल्यू से डायगोनल मैट्रिक्स बनानी है। फिर पी कैसी मैट्रिक्स होएगी, पी हमारे पास ना एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होएगी, जिसके अंदर आपको करना क्या है कि इसके अंदर जो कॉलम्स आएंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, वो सारे के सारे कॉलम ना जो हमने यहाँ पे आइगन वैल्यूज डाली हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होंगे। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला, इससे आपको ये सीखने को मिला कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर पहले इसकी आइगन वैल्यू पता करनी है। तो अब बिना को टाइम वेस्ट करें हम अपनी आइगन वैल्यूज पता करना स्टार्ट करते हैं। ओके, जो कि मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो आइगन वैल्यूज पता करने के लिए सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, ए तो हमने मान लिया था। सबसे पहला काम ये होता है कि हम ना इसका जो डिटर्मिनेंट है ए माइनस लैम्डा इसको 0 रखते हैं और यहाँ से हमारी आइगन वैल्यूज निकल के आती हैं। ओके, तो अब ए मैट्रिक्स हमारे पास कुछ ऐसा था, -1 1 -1 1 1 1 -1 1 और 1। ओके, इसमें से माइनस करेंगे लैम्डा को, दैट मीन्स लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, और यहाँ पर हमारे पास आएगा 0। इनको सोल्व करके जो हमारा पास डिटर्मिनेंट आएगा, ऐसे लिख देते हैं हम, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ओके इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट का साइन यूज कर लेते हैं नेक्स्ट टाइम हम। यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस लैम्डा 1 -1 1 1 माइनस लैम्डा, फिर 1 -1 1 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं हम, अब इसका हम डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं, जो कि कुछ ऐसा होएगा, -1 माइनस लैम्डा। डिटरमिनेंट में अब ये डिलीट बचा क्या, 1 माइनस लैम्डा 1 1 1 माइनस लैम्डा। ओके, फिर आ गया माइनस का 1, यहाँ पे आ गया 1 -1 1 1 माइनस लैम्डा, फिर -1 यहाँ पे आ गया 1 -1 1 माइनस लैम्डा 1, ये सारा कुछ आ गया 0 के इक्वल। ओके, उसके बाद इसमें से ले लो माइनस कॉमन, यहाँ तो बच गया 1 प्लस लैम्डा, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर
माइनस में आएगा। यहाँ पे क्या आ गया, माइनस, ये माइनस वैसे का वैसे ही रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस लैम्डा, यहाँ से आ गया हमारे पास प्लस का 1। ओके, फिर यहाँ से भी -1, यहाँ क्या आ गया 1 प्लस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। सिंपली सॉल्व भी कर रहा हूँ उसको मैं, अभी तक कुछ और स्टार्ट नहीं करा। तो यहाँ पर तो आ गया 1 प्लस लैम्डा, और यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ से मिला हमें 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस का 1। यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 माइनस लैम्डा, यहाँ से भी आ गया 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया, और लैम्डा हमारे पास कॉमन आ रहा है। यहाँ से लैम्डा कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचा लैम्डा माइनस 2, 2 माइनस लैम्डा, ये 2 टाइम्स हो गया हमारे पास, इज इक्वल टू 0। तो अगर लैम्डा माइनस 2 को कॉमन लिया जाए तो बचेगा क्या हमारे पास, लैम्डा माइनस 2 को कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ बच गया -1 प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 2, ये बच गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या आया, लैम्डा माइनस 2, ये आ गया माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जिसको कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, लैम्डा माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। जब आप इसको फैक्टराइज करोगे आपके पास ये आ जाएगा लैम्डा प्लस 2 इंटू लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ से वैल्यूज फाइंड आउट करोगे तो वो जो वैल्यूज हैं कुछ आपके पास इस तरीके से आ जाएंगी कि लैम्डा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 एंड 1। अब हमारे पास आइगन वैल्यूज आ गई हैं। आइगन वैल्यूज आने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास डी मैट्रिक्स वाला काम तो सॉल्व हो गया, लेकिन हमें सिर्फ डी मैट्रिक्स वाला काम सॉल्व नहीं करना, हमें ये पी मैट्रिक्स वाला काम भी करना है। इसके लिए हमें कोरोस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर पता करने पड़ेंगे। ठीक है, अब एक एक करके कॉमन इसके जितने भी आइगन वेक्टर हैं हम वो पता करते हैं। ओके, तो सबसे पहले पता करने के लिए मैं लैम्डा की वैल्यू 2 यूज कर रहा हूँ। ओके, 4 लैम्डा इज इक्वल टू 2। 4 लैम्डा इज इक्वल टू 2। लैम्डा 2 के लिए जब हम ये कंसेप्ट लगाएंगे आइगन वेक्टर वाला तो कुछ ऐसा लगेगा कि a माइनस 2 लैम्डा इन टू सम v लगा लो या x लगा लेते हैं, पर x लिख लेते हैं, इज इक्वल टू सम जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब a माइनस 2 लैम्डा का जो मीनिंग है, या सॉरी यहाँ पे i आना था 2i, वो हमारे पास क्या रहेगा हम थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स से a हमारे पास ये वाली पड़ी है, a माइनस 2i मैं अब डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, -1 1 -1 1 1 1 -1 1 1। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ओके, और यहाँ पर है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स, दैट इज दिस। तो हाँ, यहाँ पे क्या है हमारे पास -1 -2 हमारे पास आ गया -3, और इसके साथ ना हमारे पास ना इतना रह गया था, यहाँ पे हमारे पास ना XYZ भी है। ठीक है, तो ये आ गया -3, यहाँ पे आ गया 1 -1, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आया -1 1 1 -2 -1। सिंपली इसको माइनस ही करा और कुछ नहीं करा, और यहाँ पर हमारे पास जीरो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखा है। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया -3x प्लस y माइनस z, और यहाँ पे आ गया x माइनस y प्लस z, और यहाँ से आ गया -x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू दिस थिंग। आप देख सकते हैं कि ये तो दोनों सिमिलर ही हैं। ठीक है, तो इसका यूज करके हम इसके यहाँ से कुछ हेल्प लेंगे। अगर आपके पास ना x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स y की वैल्यू आपके पास क्या बनती है, x प्लस जेड बन जाती है। y की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, कंडीशन क्या थी, यहाँ पे -3x था, y वाली ये वैल्यू यहाँ पुट करी हमने, तो यहाँ पर आ गया x प्लस जेड, और एक जेड हमारे पास माइनस का पहले से अवेलेबल भी था, इज इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, जेड से जेड कैंसिल हो गया, क्या बचा -2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 0 आ चुकी है। अगर x की वैल्यू 0 आ गई, दैट मीन्स x की वैल्यू 0 को यहाँ पुट कर दो, तो हमारे पास y क्या आ गया
0 प्लस जेड, तो y की वैल्यू आ गई जेड। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो हमारे पास ये एक्स मैट्रिक्स थी ना, ठीक है, जो एक्स हमारे पास कोलो मैट्रिक्स बन रही थी, एक आइगन वेक्टर जो जनरेट होना था वो आ गया कुछ इस तरीके से 0 जेड जेड, तो जिसको लिखा जा सकता है 0 1 1, जेड कॉमन निकाल लो यहाँ से, ठीक है। एक ऐसा आइगन वेक्टर हमारे पास आ चुका है जिसको हम एक v1 का नाम दे देते हैं। जो v1 आइगन वेक्टर है वो है 0 1 1। इसी तरीके से अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइगन वैल्यू की ओर, जो कि हम करेंगे फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर हमारे पास आया a प्लस 2y x इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो हमारे पास जो a है दैट इज -1 1 -1 1 1 1 -1 1 1, यहाँ पे है 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ओके। और यहाँ पे हमारे पास साथ में एक वेक्टर है एक्स वाई जेड, इक्वालिटी में हमारे पास जीरोस पड़ी है, ओके। तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, माइनस ओनली प्लस कॉलम, यहाँ पे 1 आएगा, 1 प्लस 0 1, -1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 0 1, -1 प्लस 0 -1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 2 3, ओके। तो यहाँ पे आ गया 0 0 0, जो कि कुछ अब ऐसा बनेगा, यहाँ से जनरेट होएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें मिल रहा है -x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का, तीनों का यूज करके हमें x, y और z की वैल्यू पता करनी है। एक काम करते हैं, सबसे पहला काम तो ये करो, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, ठीक है। अगर इन दोनों को ऐड करोगे ना, क्या होएगा, आप वैसे इसको देख लो, ऐड करने पर ये 0 हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा, ये 4z हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया। दैट मीन्स यहाँ से जनरेट हो गया 4y इज इक्वल टू -4z, ठीक है। तो हमें यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी माइनस का z। हमारे पास एक कंडीशन तो आ गई कि y की वैल्यू को माइनस का z लिखा जा सकता है। जो y की वैल्यू -z आई है ना, उसको यहाँ पुट कर दो, ओके। इसको जब यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस जो y है वहां पे आ गया माइनस का z, ओके। मतलब इसमें से सॉल्व करा है उसमें पुट कर रहे हैं, ओके। प्लस z इज इक्वल टू 0, z से z कैंसिल, x आ गया 0। अब x की वैल्यू 0 आ गई और y इज इक्वल टू -z आ गया। अब हम इस कंडीशन का यूज करते हैं, लेकिन यूज करने से पहले एक बात नोटिस कीजिए, यहाँ पे थोड़ी सी मैंने गलती कर दी थी। यहाँ पर -1 था इसलिए -1 आना था, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ -1 आ गया ना तो यहाँ पे आएगा माइनस का z, और अगर यहाँ माइनस का z आ गया तो यहाँ पर कैंसिल नहीं होना था। ये फिर कुछ हमारे पास इस तरीके का बनेगा कि x माइनस 2z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2z, ठीक है। तो अब हमारे पास जो x मैट्रिक्स था, x एक कोल आइगन वेक्टर था हमारे पास x y z, उसमें क्या आएगा, जहां पे x है वहां पर तो लिखा जाएगा 2z, जहां पे y है वहां पे लिखा जाएगा माइनस का z, z को z ही पड़ा रहने दो, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास z कॉमन निकालो, यहाँ बचा 2 -1 1। दैट मीन्स हमारे पास जो अगला आइगन वेक्टर है v2 वो मिल गया 2 -1 और 1। इस तरीके से अब हमने अपना अगला वेक्टर भी पता कर लिया, ओके। अब हम बढ़ेंगे तीसरी आइगन वैल्यू, जो कि हमारे पास आई थी -1, ओके। और सॉरी -1 नहीं 1 आई थी, जो कि अब करेंगे फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए। जब लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, i माइनस a माइनस आइडेंटिटी इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ओके। वैसे ही ए मैट्रिक्स हम दोबारा लिखते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, -1 1 -1 1 1 1 -1 1 1 माइनस आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। इस सब के साथ हमारे पास हमारा आइगन वेक्टर पड़ा हुआ है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू अ 0 मैट्रिक्स, ओके। तो अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आ रहा है -1 ही हो गया -2, 1 -0 1 -1 0, यहाँ 1 आना था, -1 सॉरी, यहाँ आ गया 1
1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, माइनस 1 1 0। ओके, तो जब इस सबको लिखा जाएगा हमारे पास क्या बनेगा, एक तो कंडीशन हमारे पास ये आने वाली है माइनस 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, एक आने वाली है x प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एक आने वाली है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब इस सबको करने की कोशिश करी हमने तो हमारे पास क्या आया, यहां से सेकेंड इक्वेशन से आपको मिला कि जो z है ना वो माइनस एक्स के इक्वल है। थर्ड वाले से आपको क्या पता लगा, y जो है वो x के इक्वल है। इन दोनों को आप फर्स्ट में पुट करो तो क्या आएगा, माइनस 2x प्लस y की वैल्यू हमने क्या भरी है x, माइनस जेड मतलब प्लस x इज इक्वल टू 0। 0 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x कैन बी टेकन एनी वैल्यू। एनी वैल्यू का मतलब क्या हुआ, हम चलो अपनी मर्जी से x को 1 मान लेते हैं। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 1, अगर x को 1 ले लिया तो इसलिए हमारे पास जो अपना आइगन वेक्टर है वो किस तरीके का बनेगा, जो x हमारे पास सोल्व हुआ है, x की वैल्यू तो एनी वैल्यू टेक कर ली 1, और इसमें से अगर x को 1 लिया तो y अपने आप 1 हो गया, तो z अपने आप माइनस 1 हो गया। तो हमारे पास जो तीसरा आइगन वेक्टर है v3 वो भी हमें मिल चुका है, जो कि है 1 1 माइनस 1। ओके, अब हमारे पास जो तीनों वेक्टर आ चुके हैं आइगन वेक्टर v1 v2 v3, हम उन तीनों को करेंगे नॉर्मलाइज। तो सबसे पहले v1 की बात करते हैं। v1 वेक्टर हमारे पास कहाँ पे लिखा गया था, v1 वेक्टर हमने लिखा था कुछ यहाँ पर था, ये रहा। ठीक है, ये हमारे पास v1 की वैल्यू है। अब इस वेक्टर को नॉर्मलाइज करने का मतलब पता क्या होता है, 1 के बटा में पहले तो अंडर रूट लगाओ, अंडर रूट में क्या आएगा आपको ना, ये जो तीनों के तीनों दे रखे हैं ना उनका स्क्वायर करके ऐड करना है। 0 का स्क्वायर 0, प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 0 प्लस 1 प्लस 1, ये हो गया रूट 2। ठीक है, और इसको आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस आइगन वेक्टर के बाहर लिख देना है 0 1 1। ठीक है, अब आपके पास ये वेक्टर नॉर्मलाइज हो चुके हैं, नॉर्मलाइजर ऑफ 1, मैं शॉर्ट में नाम लिख रहा हूँ। ऐसे ही नॉर्मलाइजर हम v2 पता करेंगे। हमारे पास v2 कहाँ पे था, v2 हमने यहीं पे लिखा था अभी, ये रहा v2 हमारे पास। ठीक है, इसकी बात करेंगे 1 ओवर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये बना रूट 6। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 माइनस 1 1। ठीक है, ऐसे ही हम थर्ड का पता करते हैं, जो कि क्या आएगा 1 ओवर, आप देख सकते हो मैं थर्ड वेक्टर यहाँ पे लिखा था, क्लियरली ये रूट 3 बन रहा है, साथ में है 1 1 माइनस 1। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, जो P मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स होगी, बताया था ना वहां पे हमारे पास आइगन वेक्टर लिखे जाते हैं, वो आइगन वेक्टर क्या क्या आएंगे, यहाँ से आ गया 0 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2, ये 1 बाई रूट 2 जस्ट अंदर मल्टीप्लाई करा और कुछ नहीं। सेकेंड आइगन वेक्टर यहाँ पर आएगा 2 बाई रूट 6 माइनस 1 बाई रूट 6 और 1 ओवर रूट 6, यहाँ पर आएगा 1 ओवर रूट 3, 1 ओवर रूट 3 और माइनस 1 ओवर रूट 3। और जो डी मैट्रिक्स है उसके बारे में मैंने क्या बताया था आपको, उसके बारे में मैंने आपको ये बात बताई थी कि उसमें हमारे पास आइगन वैल्यूज जिस ऑर्डर में हमने लिखी है, सबसे पहले हमने कौन से आइगन वैल्यू का यूज करा था, सबसे पहले हमने यूज करा था आइगन वैल्यू 2 का, फिर माइनस 2 का, तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा माइनस 2, और लास्ट में यूज करा था हमने 1 का। तो ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स बन चुकी है। ठीक है, तो डी मैट्रिक्स के बाद हमें क्या करना था कि ए को इस कॉम्पोजिशन में डिफाइन करना था, इसी कॉम्पोजिशन को बोला जाता है स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन। तो मैंने कुछ नहीं करा, जस्ट पी मैट्रिक्स जो यहाँ पे लिखी थी मैंने वो यहाँ पे लिख दी, उसके बाद जो डी मैट्रिक्स थी जो हमारे पास आइगन वैल्यू की हेल्प से बनी थी एक डायगोनल मैट्रिक्स वो लिख दी, और उसके बाद यहाँ पे पी का ट्रांसपोज लिख दिया, दैट्स इट, दिस इज द स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि दे रखा है सोल्व द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन दी गई है डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू ए इंटू वाई, जो वाई है वो टी का कोई फंक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से साथ में हमें दिया गया कि जो ए है वो एक मैट्रिक्स है और वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू ये आइगन वेक्टर 0 1 दिया गया। आइगन वेक्टर है तो नहीं कह सकते, एक कह सकते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है या एक मैट्रिक्स है। ओके, एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
क्वेश्चन की शुरुआत में हम इसका जो सोल्यूशन है इस मैट्रिक्स की हेल्प से आएगा। सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता करेंगे। इसकी इक्वेशन पता करने के लिए क्या चाहिए हमें, a माइनस लैम्डा आई, इसका डिटरमिनेंट रखेंगे हम 0। ओके, जब इसका डिटरमिनेंट सोल्व करा जाएगा कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि इसमें लैम्डा इंटू आई तो ये ऐसा होएगा माइनस लैम्डा, यहाँ पे हमारे पास आएगा 4, फिर हमारे पास आएगा माइनस का 1, फिर आएगा हमारे पास 4 माइनस लैम्डा। ठीक है, ये ऐसा लिखा जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा, माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा माइनस 4 इंटू माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हुआ, माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वेयर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया लैम्डा माइनस 2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से 2 बार 2 आ गई। तो आप ये कह सकते हो कि इसकी एक आइगन वैल्यू है, लैम्डा इज इक्वल टू 2 इज आइगन वैल्यू है विद मल्टीप्लिसिटी 2। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट काम ये होने वाला है कि हमने इसके विद रिस्पेक्ट टू एक आइगन वेक्टर पता करना है। आइगन वेक्टर पता करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, हम सॉल्व करेंगे a माइनस 2i ओके इनटू आइगन वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब a माइनस 2i का जो मीनिंग है वो हमारे पास कैसा होएगा, ये कुछ इस तरह की मैट्रिक्स आएगी 0 माइनस 2 4 माइनस 1 4 माइनस 2। ठीक है, साथ में आ गया हमारे पास इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते, एक काम करते हैं, क्वेश्चन हमारे पास t में दे रखा है ना, तो इसको t1 t2 में लिखो, t1 और t2 ओके इज इक्वल टू 0। तो क्या आया आपके पास, वी विल गेट माइनस 2 माइनस 1 4 2 t1 और t2। अगर आप इसको देखोगे ना ये सिमिलर से आ रहे हैं, मतलब एक आपके पास आ गया माइनस 2t1 प्लस 4t2, साथ में आ गया माइनस t1 प्लस 2t2 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो कि ये इसी का मल्टीपल है, तो बेसिकली कंडीशन एक ही है हमारे पास, कंडीशन एक ही है माइनस t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 0, जिसको अगर हम लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा t1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स t2। ओके, जब हमारे पास ये लिखा गया, अब क्योंकि t1 इक्वल टू t2 आया है ना, तो जो हमारे पास x वेक्टर मैंने लिखा था उसको कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे था t1 t2, जो t1 की वैल्यू है हमारे पास वो आ चुकी है 2t2, साथ में यहाँ पे है t2, तो 2 वैसे का वैसे लिख लिया, यहाँ पे आ गया सॉरी t2 लिख दिया, यहाँ पे आ गया 2 और 1। दैट मीन्स जो हम आइगन वेक्टर पता कर रहे थे, मैं उस आइगन वेक्टर को ना नाम दे रहा हूँ v1 का। ठीक है, वो आइगन वेक्टर हमारे पास आ चुका है जो कि है 2 1। लेकिन एक दिक्कत क्या होती है कि जब भी हमारे पास ना एक आइगन वेक्टर आए, लेकिन हमें 2 चाहिए, इस कंडीशन के अंदर ना हमें एक जनरलाइज्ड कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर और पता करना पड़ता है। अब हम वो पता करेंगे। ओके, तो वो कैसे सोल्व होएगा, उसको सोल्व करने का तरीका हमारे पास ये है, हम सेम प्रोसेस लगाएंगे a माइनस 2y इंटू एक्स इज इक्वल टू, इस बार हम यहाँ पे जीरो वेक्टर नहीं लेंगे, यहाँ पर क्या आएगा जो हम वेक्टर ऑलरेडी पता कर चुके हैं 2, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करेंगे। अब a माइनस 2y तुमने पीछे सोल्व करा ही था, जब हमने a माइनस 2y सोल्व करा था तो हमारे पास क्या सिचुएशन आई थी, कुछ इस तरीके से आई थी ना कि माइनस 2 4 माइनस 1 2, यहाँ से t1 t2 लिख दिया, यहाँ से आ गया 2 1। ठीक है, सिमिलर इक्वेशंस इस बार नहीं बन रही क्योंकि इक्वालिटी डिफरेंट तरीके से है। कैसे है, यहाँ पर ना माइनस 2t1 प्लस 4t2, वहाँ पर 0 के इक्वल हुआ था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 के इक्वल होएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आ गया माइनस t1 प्लस 2t2 इज इक्वल टू 1। नहीं, ये यहाँ पर भी सेम ही आ रही है, अगर 2 कॉमन लेके कैंसिल करोगे ना यही कंडीशन बनेगी। लेकिन हम यहाँ से एक वेक्टर चिल पता कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी कि आप अगर t1 को 2 एक काम करें, t1 को उधर ले जाते हैं और 1 को इधर ले जाते हैं, तो ये आ गया 2t2 माइनस 1। अब t2 को 0 टेक कर लो, टेक t2 इज इक्वल टू 0। ऐसा करने से क्या आएगा, जो t1 है ना हमारे पास वो आ जाएगा
0 माइनस 1 दैट मीन्स माइनस 1। तो हमारे पास जो आइगन वेक्टर नेक्स्ट है जिसको हम v2 का नाम दे रहा हूँ वो जनरेट हो गया। जहां पर हमारे पास t1 था वहां पर आ गया -1, जहां पे t2 है वहां पर आ गया हमारे पास 0। अब हम बात करेंगे इसके जनरल सोल्यूशन की। अब जनरल सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास? द जनरल सोल्यूशन इज, वो कुछ इस तरीके से होता है, क्योंकि टी में जो काम करना है ना तो वाई ऑफ टी लिख दिया मैंने। वाई ऑफ टी इज इक्वल टू c1 e रेज टू पावर लैम्डा टी इंटू वी प्लस c2 e लैम्डा टी, यहाँ पर आएगा हमारे पास टी वी प्लस, यहाँ पे काम करो, यहाँ पर क्योंकि ना वेक्टर 2 बार रिपीट होना है तो मैं w यहाँ v1 लिख दूँ। तो मैंने v1 v2 लिखा था ना, यहाँ पे v1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास v2। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। जब इसका यूज करेंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास, c1 यहाँ पे आ गया, e लैम्डा की वैल्यू क्या थी 2, ठीक है, और जो v1 है उसकी वैल्यू क्या है 2 1, यहाँ पे फिर लिख दिया c2 e रेज टू पावर 2t। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा t इंटू फिर से t 2 1 आ गया यहाँ पे, और v2 हमारे पास क्या था -1 0। अब इसको सारे को लिखेंगे जब तो किस तरीके से लिखा जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, जो y ऑफ t है दिस विल बी c1 e रेज टू पावर 2t, यहाँ पे आ गया 2 1 प्लस c2 e रेज टू पावर 2t। जब इसको सॉल्व करेंगे ये कुछ बनेगा हमारे पास इस तरीके का 2t -1 और यहाँ पे आएगा हमारे पास t। ओके, और हमें ये बात दे रखी थी कि y ऑफ अगर आप 0 सॉल्व करते हो तो उसका आंसर आएगा 0 1। ये बात ना आप इक्वेशन में देखो, हम स्टार्टिंग में दे रखी है, यहाँ पे देख सकते हो y ऑफ 0 0 1। तो जब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो यहाँ पर 0 पुट करने पर क्या आ रहा है c1, यहाँ बना e रेस्ट पावर 0, वो तो हमारे पास 1 ही होता है तो मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है 2 1। जब यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पे c2 लिखा हुआ है, ये तो 1 नहीं हो गया, लिखने की नीड ही नहीं है। जब यहाँ 0 पुट करोगे यहाँ आएगा -1 और यहाँ पे आएगा 0 इज इक्वल टू 0। आगे जब इसको कंपैरिजन करोगे इसका तो यहाँ पर आ गया 2c1 c1 प्लस -c2 0 इज इक्वल टू 0 1। आपस में ऐड करके क्या बनेगा 2c1 -c2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आ रहा है हमारे पास c1 इज इक्वल टू 1। c1 की वैल्यू 1 को यहाँ पुट कर दो, 2 इंटू 1 -c2 इज इक्वल टू 0, तो आपके पास आ गया c2 इज इक्वल टू 2। ओके, ये दोनों वैल्यू जो हमारे पास c1 और c2 की वैल्यू आई है ना, इसको y ऑफ t में पुट कर दो। y ऑफ t में पुट करने पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर पुट करने पर आ गया 2 e रेज टू पावर 2t। ओके, यहाँ पे साथ में 2 1 भी है। यहाँ पर c2 की वैल्यू 1 पुट करने पर क्या आ गया, सॉरी मैंने यहाँ पे ना c1 की वैल्यू 1 थी, यहाँ 1 आएगा। ओके, यहाँ पर 2 पुट करोगे 2 e रेज टू पावर 2t, यहाँ पे आ गया 2t -1 ओवर t। अब आप देख सकते हो दोनों में e रेज टू पावर 2t कॉमन आ रहा है। कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, अंदर बच गया 2 1 प्लस 4t -2 ओवर और 2t। ओके, तो ये क्या बना e रेज टू पावर 2t, यहाँ पर आ गया 4t और 2t प्लस 1। ओके, दिस इज अवर फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, y ऑफ t की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, दिस इज अवर फाइनल सोल्यूशन। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, जिसे शॉर्ट में SVD बोला जाता है। हमें ए मैट्रिक्स के लिए ये वाली डिकम्पोजिशन पता करनी है। उसके बाद ऑल्सो फाइंड इट्स मूर पेनरोज इनवर्स। तो हम एक एक करके दोनों स्टेप को करेंगे, पहले हम फर्स्ट स्टेप के लिए करते हैं। इसके लिए हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है कुछ इस तरीके से है 2 -3 0 -3 -2 और 2। ओके, जब भी हमें ना ये डिकम्पोजिशन करनी हो तो बेसिकली हमें ना ए मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखना होता है, जहां पे हमारे पास आता है यू, फिर आता है समेशन, फिर आता है वी ट्रांसपोज। अब ना ये मैंने जो यू, ये सिग्मा या फिर वी लिखा है ना, ये सारी की सारी मैट्रिक्स हैं। अब ये सारी मैट्रिक्स किस तरीके से ड्राइव होंगी हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 स्टेप करने हैं आपको।
एक तो आपको ना ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है, ओके। एक आपको क्या सॉल्व करना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए। फिर उसके बाद दोनों की आइगन वैल्यूज और दोनों के आइगन वेक्टर्स, उसके ऊपर काम करना होगा हमें सारा का सारा, ये दो चीजें निकालनी। तो दोनों स्टेप करते हैं, पहले ए इंटू ए ट्रांसपोज करते हैं। अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज करा जाए तो क्या आएगा, ए मैट्रिक्स है 2 -3 0 -3 -2 और 2, और जो ए ट्रांसपोज है वो कैसे आएगा, यही वाली जो रो थी ना, ये इसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड वाले को भी लिख लिए। अब क्या करते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपके पास जो ये वाली मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हमारे पास 2/3 है और इसका ऑर्डर 3/2 है, तो ऑब्वियसली हमारे पास इसका ऑर्डर 2/2 आएगा, ओके। 2 इंटू 2 4, -3 इंटू -3 9, फिर 0 इंटू 0 0। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट 2 इंटू -3 -6, -3 इंटू -2 +6। नेक्स्ट एलिमेंट 0 आना था, लिखने की नीड ही नहीं है। यहाँ पे आ गया -6 +6, यहाँ पे आ गया 9 +4 +4। आपके पास ए इंटू ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसे आ गई 13 0 0 17, ओके। अब बात करते हैं हम ए ट्रांसपोज इंटू ए की। अगर ए ट्रांसपोज इंटू ए की बात करी जाए, अब ट्रांसपोज को पहले लिखा जाएगा 2 -3 -3 -2 0 2, ओके। उसके बाद जो ए मैट्रिक्स है ये हमारे पास गिवन ही है 2 -3 0 -3 -2 और 2। क्लियरली ये हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2, इसका ऑर्डर है 2/3। तो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो 3/3 ऑर्डर की होगी, उसको पता करते हैं अब हम। 2 इंटू 2 4, -3 इंटू -3 9 हो गया, ओके। नेक्स्ट थिंग, अब -6 +6, यहाँ पे आ गया 0 2 इंटू 0 0 -3 इंटू 2 -6, ओके। फिर -3 इंटू 2 -6 +6, फिर हमारे पास आएगा 9 +4, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -3 इंटू 0 0 -2 इंटू 2 -4। फिर नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा -6, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -4, और लास्ट एलिमेंट अगेन हमारे पास आ जाएगा 4। तो बेसिकली हमारे पास मैट्रिक्स किस तरह की आई, 13 0 -6 0 13 -4 और -6 -4 और 4। तो हमारे पास ए ट्रांसपोज ए वाली मैट्रिक्स भी आ चुकी है। अब ना एक बात नोटिस करो, जो मैंने लिखा ना यू समीशन वी ट्रांसपोज, इसमें एक बात और नोटिस करो। यहाँ पर ना हमारे पास ए का जो ऑर्डर है वो दिया गया 2/3। जो यू मैट्रिक्स आएगी ना, इसका ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग 2/2। जो समीशन मैट्रिक्स आएगी या सिग्मा मैट्रिक्स आएगी, इसका ऑर्डर बनेगा 2/3, और जो वी ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगी इसका ऑर्डर बनेगा 3/3। अब क्लियर करते हैं, अगर यू मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है तो वो हम इसकी हेल्प से ड्राइव करेंगे, ओके। इसकी हेल्प से यू मैट्रिक्स ड्राइव होगी। और जो हमारे पास ये वाला 3/3 ऑर्डर का है, इसकी हेल्प से हमारे पास वी ट्रांसपोज डिफाइन होएगा। तो हमारा काम क्या है, इसकी हेल्प से यू मैट्रिक्स को ड्राइव करना, इसकी हेल्प से वी मैट्रिक्स को ड्राइव करना। और करने के लिए क्या करेंगे, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर। तो पहले मैं यू मैट्रिक्स को ड्राइव करने जा रहा हूं, उसके लिए मुझे ए ट्रांसपोज के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की नीड है, जो कि हम अब सोल्व करेंगे, ओके। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए कौन सी मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज 13 0 0 17। क्लियर कट इसकी आइगन वैल्यूज ना बिना सोल्व करे ही आ रही है। एक आइगन वैल्यू इसकी है 17, दूसरी आइगन वैल्यू इसकी है 13, ओके। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आइगन वैल्यू सर, चाहे आप करके देख लेना, लेकिन ये डायरेक्टली सोल्व हो रहा था इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ओके। आइगन वैल्यू से वाली आ गई। अब ना हमेशा ना हम बड़े नंबर को पहले लेके चलेंगे, ओके। हम क्या करते हैं अभी, इसके कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर पता करना है। वो मेथड क्या होता है हमारे पास, a -17i इंटू आइगन वेक्टर जो कि हमारे पास x मान लिया इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ओके। a -17i, यहाँ पर ए ट्रांसपोज की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे a इंटू ए ट्रांसपोज ही लिखो आप, ओके। तो अब जब इसके रिगार्डिंग सोल्व करेंगे, ये हमारे पास मैट्रिक्स है 13 0 0 17। यहाँ पर हमारे पास माइनस आइडेंटिटी है 17 0 0 17, ओके। और यहाँ पर मैट्रिक्स x जो कि होगी xy,
और इसको लिख दोगे 0 0। ओके, अब यहाँ पर मैट्रिक्स आएगी -4 0 0 0, यहाँ आ गया xy इज इक्वल टू 0 0। इस सिचुएशन में हमारे पास आया -4x इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 है और y के बारे में हमारे पास कोई इक्वेशन अराइज नहीं हुई, दैट मीन्स हमारे पास हम y की मर्जी वैल्यू टेक कर सकते हैं। दैट मीन y कैन बी एनी वैल्यू। हम y को 1 ले लेते हैं, टेक y इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स हमारे पास जो ये x आया था, ठीक है, एक काम करते हैं, क्योंकि u मैट्रिक्स सोल्व करने से हम इसको u1 लिख लेते हैं। तो u1 को जब लिखेंगे ये कैसा लिखा जाएगा, 0 और 1, क्योंकि x की वैल्यू 0 आई है, y की वैल्यू 1 आई है। अब एक बात और, वैसे तो ना हमें u मैट्रिक्स जो चाहिए होती है उसमें में ना ये वाला जो वेक्टर होता है वो में यूनिट वेक्टर चाहिए होता है, लेकिन ये पहले यूनिट वेक्टर है तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। लेकिन अभी तक दूसरी आइगन वैल्यू का यूज नहीं करा। अब दूसरी आइगन वैल्यू को जब यूज करेंगे तो क्या आएगा, a इंटू ए ट्रांसपोज माइनस 13i x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, 13 0 0 17, यहाँ पर है 13 0 0 13, और इस सारे के बाहर हमारे पास एक मैट्रिक्स है एक्स वाई, यहाँ पे है 0 0। तो यहाँ पर आ गया 0 0 0 4, यहाँ पे आएगा एक्स वाई 0 0। ओके, तो यहाँ से हमें मिलेगा, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, x कैन बी टेक एनी वैल्यू एंड 4y इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0। इफ x कैन बी एनी वैल्यू, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इस बार ना x को 1 ले लेते हैं। ओके, और अगेन ये हमारे पास यूनिट वेक्टर के फॉर्म में ही है, तो इसलिए हमारे पास जो u मैट्रिक्स है वो कैसे ड्राइव होगी, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम u1 दैट इज 0 1, और उसी तरीके से जो सेकंड है वेक्टर दैट इज 1 0। हमने u फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब v की ओर बढ़ते हैं। v ट्रांसपोज पता करने के लिए पहले v पता करना पड़ेगा, और v पता करने के लिए ना हमें जो ये मैट्रिक्स है ना a ट्रांसपोज इनटू a, इसकी आइगन वैल्यूज की बात करनी पड़ेगी, इसलिए हम अब इसे सॉल्व करेंगे। अब हम पता करते हैं जो हमारे पास a ट्रांसपोज a मैट्रिक्स है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ड्राइव करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होगी, a t a मतलब a ट्रांसपोज इनटू a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। ओके, मैं अभी डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसको, यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 13 माइनस लैम्डा 0 माइनस 6, फिर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0 13 माइनस लैम्डा माइनस 4 माइनस 6 माइनस 4 4 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसका डिटरमिनेंट हमने 0 रख लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा हमारे पास, कुछ इस तरीके से 13 माइनस लैम्डा, मतलब अब इसको डिलीट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 माइनस लैम्डा माइनस 4 4 माइनस लैम्डा इज माइनस 6। ओके, 0 को जब लेंगे ना सबको 0 हो जाना है, तो मैंने पहले इसके हिसाब से एक्सपेंड कर दिया, फिर इसके हिसाब से 0 हो ही जाना है, फिर हमारे पास -6 के अकॉर्डिंग हम ओपन कर रहे हैं, जहाँ पे आ जाएगा 13 माइनस लैम्डा माइनस 4 4 माइनस लैम्डा, इसको सॉल्व करके इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब इसको आगे एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पे आ गया 13 माइनस लैम्डा, यहाँ पे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 17 लैम्डा प्लस 52, और यहाँ से आ जाएगा -16। ओके, यहाँ से हमारे पास आएगा, जब हमने -6 को रखा, यहाँ पे थोड़ी सी मैंने गलती करी है, गलती ये करी है कि जब -6 को रखेंगे ना, ये और ये डिलीट होएगा, यहाँ पर एलिमेंट ये नहीं आएंगे, यहाँ पे एलिमेंट आएगा 0। ठीक है, यहाँ पे आएगा -6 0 -6, और यहाँ पर आएगा 13 माइनस लैम्डा, और यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस लैम्डा। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज, यहाँ पे थोड़ा मैं लिखने में गलती कर गया था। ओके, -6, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, और ये जब सॉल्व करेंगे ये कुछ ऐसा आ जाएगा, +6 इंटू 13 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। 13 माइनस लैम्डा, यहाँ पे हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 17 लैम्डा प्लस 36, और यहाँ से आ गया -36 इंटू 13 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। 13 माइनस लैम्डा को आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इन द एंड आया लैम्डा 13 माइनस लैम्डा लैम्डा माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ गई 0 13 और 17, हमारे पास 3 आइगन वैल्यू आ गई।
ठीक है। लेकिन जब हम ना इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं उस टाइम ना हमें सिंगुलर सोल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ नॉन जीरो सोल्यूशन की बात करनी होती है। आइगन वेक्टर निकालने के लिए तीनों कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा इसको बाय यूजिंग हेल्प ऑफ 17। दैट मीन्स हम सॉल्व करेंगे ए ट्रांसपोज इनटू ए माइनस 17 आइडेंटिटी, ओके, एक्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। अब मैं इसको डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ, ए ट्रांसपोज ये मेरे पास पड़ा है, 17 जस्ट माइनस करूंगा, 13 माइनस 17 -4 आ गया, यहाँ पे जीरो ही रहेगा, यहाँ पे -6 ही रहेगा, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर -4, यहाँ पर -4, और यहाँ पर आ जाएगा -6 -4, और 4 - 17 इज -13, और ये हमारे पास है एक्स वाई जेड विच इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ओके, तो इक्वेशन बनी हमारे पास -4x -6z इज इक्वल टू जीरो, एक बनी -4y -4z इज इक्वल टू जीरो, और एक बनी -6x -4y -13z इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से हमें एक आइगन वेक्टर ड्राइव करना है। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से पहले इसका यूज करते हैं, इस वाले का। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें x की तो क्या आएगी, -4x हो जाएगा 6z के इक्वल, दैट मीन्स x आ गया 3 - 3/2z। ओके, फिर इसका यूज करते हैं, यहाँ से क्या होएगा, आपके पास आ जाएगा -4y इज इक्वल टू 4z, y से y कैंसिल, y की वैल्यू आ गई माइनस का z। आपके पास जो x और y दोनों की वैल्यू आई है ना, ये दोनों यहाँ पुट कर दो। यहाँ पर क्या आ जाएगा उस अकॉर्डिंग, -6, यहाँ पे आ गया -3/2z। जो y की जगह पुट करा, यहाँ आ गया -z, यहाँ पर -13z ऑलरेडी था, तो A1 पे A3 पे ये आ गया 9z + 4z -13z इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास जीरो इक्वल टू जीरो हो गया। दैट मीन्स हमारे पास z ड्राइव ही नहीं होता। मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर z कैन टेक एनी वैल्यू। अगर z की कोई भी वैल्यू आ सकती है तो हम अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग पुट कर देते हैं। मैं जानबूझकर ना यहाँ पे z को टेक कर लेता हूँ -2, ताकि मेरे पास ना ये कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो टेक z इज इक्वल टू -2, -2 लेने पर क्या हुआ, x इज इक्वल टू -3/2 इंटू, एक काम करो आप उसको ना पॉजिटिव ले लो, ठीक है, इंटू 2, -3/2 वैसे का वैसे लिखा हुआ है, जस्ट यहाँ पे 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, और x ड्राइव हो गया -3। इसी तरीके से जब इसमें पुट करेंगे y इज इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। ओके, इसलिए हमारे पास वी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं इसको, इसलिए मैं इसको V1 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो V1 हमारे पास क्या आ गया, V1 आ गया, x की वैल्यू हमारे पास बनी -3, y की वैल्यू बनी -2, और z को हमने टेक करा था 2। ये हमारे पास एक वेक्टर आ चुका है, आइगन वेक्टर। लेकिन हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर की, इसलिए यूनिट वेक्टर अगर निकालेंगे, क्या मेथड होता है उसके लिए, आपको जस्ट हर एलिमेंट को डिवाइड करना है इसके इसके एलिमेंट्स के स्क्वायर से। दैट मीन्स देखो, यहाँ पे आ गया -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 13 + 4 17, सबको आप √17 से जस्ट डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसी मैट्रिक्स ड्राइव होगी, ऐसा एक आइगन वेक्टर ड्राइव हो गया। इसी तरीके से हम अपना काम करेंगे 13 और 0 के लिए। अब करते हैं सेम पार्ट हम 13 के लिए। जब 13 के लिए सेम पार्ट करेंगे तो हमारे पास कैसी इक्वेशन आएगी, अब हमारे पास आ जाएगा A ट्रांसपोज इंटू A -13i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या ड्राइव होएगा, 13 - 13, यहाँ पर तो आ जाएगा 0, यहाँ पर 0 ही रहेगा, यहाँ पे -6 ही रहेगा, यहाँ पर 0 ही रहेगा, 13 - 13 अगेन 0, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -4 ही रहेगा, यहाँ से आ जाएगा -6 -4, 4 - 13 दैट इज -9 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैट्रिक्स एक्स वाई जेड लिख ली, और यहाँ पर आ गया 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ से हमें क्या मिला, -6x इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमें क्या मिला, -4y इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास आ गया -6x, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी मैंने, यहाँ पे -6z आएगा, यहाँ पे -4z आएगा, यहाँ पर आएगा -6x -4y -9z इज इक्वल टू 0। यहाँ से तो क्लियर हो गया कि z की वैल्यू 0 ही आएगी।
लेकिन z की वैल्यू 0 लेने पे क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा -6x प्लस 4y, -4y इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स -6x इज इक्वल टू 4y। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -4/6y, दैट मीन्स -2/3 इंटू वाई। अब हम क्या करते हैं, y को 3 ले लेते हैं, टेक y इज इक्वल टू 3, y को 3 लेने पर क्या हो गया, x इज इक्वल टू आ गया -2/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई -2। अब x -2 आ चुका है, y 3 टेक कर लिया था और हमारे पास z की वैल्यू 0 थी, दैट मीन्स हमारे पास जो v2 वेक्टर है वो कुछ ऐसा आ गया, -2, 3 और 0। सिमिलर वे से जब हम इसको डिवाइड करेंगे इससे आइगन वेक्टर, यूनिट आइगन वेक्टर निकालने के लिए, तो हमें चाहिए 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट मीन्स √13। दैट मीन्स V2 के लिए यूनिट वेक्टर फॉर V2 ये हमारे पास आ गया -2/√13, यहाँ पे आ गया हमारे पास 3/√13 और यहाँ पे हमारे पास 0 ही रहेगा। ओके, तो ये हमने काम कर लिया 13 के लिए भी। अब लास्ट रह गया 0 के लिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, A ट्रांसपोज A -0 इंटू आइडेंटिटी, ठीक है, साथ में x इज इक्वल टू 0। तो ये तो A ट्रांसपोज से सेम ही रहेगा एग्जैक्टली, क्योंकि 0 को माइनस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारे पास आ गया 13 0 -6 0 13 -4 -6 4 और 4। ओके, यहाँ -4 था सॉरी। तो यहाँ पर है x y z इज इक्वल टू 0 0 0। तो जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे आएगा 13x -6z इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा 13y -4z इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा -6x प्लस 4y सॉरी -4y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आया फर्स्ट वाली इक्वेशन से 13x इज इक्वल टू 6z, दैट मीन्स x आ गया 6/13 इंटू z। सिमिलरली जब y वाले से करेंगे ना, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 4/13 इंटू z। ये दोनों वैल्यूज थर्ड में पुट कर दो, यहाँ आ जाएगा -36/13z, यहाँ आ जाएगा -16/13z, यहाँ पे प्लस का 4z इज इक्वल टू 0। ये इन दोनों को सोल्व करके ना ये हमारे पास -4z बन गया, -4z प्लस 4z 0 आ गया। दैट मीन्स हमारे पास z की कोई भी वैल्यू दी जा सकती है, लेकिन हम अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग, ताकि इजी लगे, मैं z को टेक कर रहा हूँ 13, ताकि 30 से 13 कैंसिल हो जाए। जब z को 13 लेंगे, ठीक है, उस केस में क्या आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 6, y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो मेरे पास जो थर्ड वेक्टर था v3, ये कैसा आएगा वेक्टर, ये कुछ ऐसा होएगा, x की वैल्यू हमारे पास आई है 6, y की आई है 4 और z की आई है 13। मैं अब इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, जब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे ना, जब v3 का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, ये कुछ ऐसा आएगा 6/√221। ओके, फिर हमारे पास 4/√221, फिर हमारे पास आएगा 13/√221। तो ये हमारे पास थर्ड आइगन वेक्टर भी हमें मिल चुका है। अब V मैट्रिक्स कैसे आएगी हमारे पास, अब V मैट्रिक्स की बात करते हैं। अब V मैट्रिक्स के लिए ना हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम जो V1 सोल्व करा था यूनिट वेक्टर उसका, पहले तो हम उसको लिख देंगे, जो कि हमने यहाँ पे सोल्व करा हुआ था। ये आ जाएगा -3/√17 -2/√17 और 2/√17। ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम, जो हमने V2 सोल्व करा था ये वाला, उसको लिख देते हैं -2/√13 3/√13 और 0। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड वेक्टर भी सोल्व करा हमने, ये वाला 6/√221 4/√221 और 13/√221। अब हमने करना क्या है, क्योंकि हमें इसके ट्रांसपोज से मतलब था, ठीक है, जो V का ट्रांसपोज है वो कैसा आएगा, जस्ट इसके रो को कॉलम में बदल दो, या आपके पास आ जाएगा -3/√17 -2/√13 6/√221, यहाँ पर आ जाएगा -2/√17 3/√13। पहले इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है, फिर इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, ओके, और इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 2/√17 0 13/√221। अब जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि A हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म में होता है, ठीक है, क्योंकि अब हम ना V ट्रांसपोज भी सोल्व कर चुके हैं, U भी सोल्व कर चुके हैं, बात रह गई इसकी ये 2/3 ऑर्डर का आना था। इसमें क्या होता है, हमारे पास ना जो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज आई थी,
चाहे v में देखो चाहे u में देखो, आपके पास वो वैल्यूज आई थी 17 एंड 13, ठीक है। तो इसके अंदर ना हमारे पास अक्कर होता है, यहाँ पे आता है सिग्मा 1 0 0, ऑर्डर सेम टू सेम ए जैसा रहना चाहिए। यहाँ पे आता है सिग्मा 2 और ये 0 0 रहेंगे आपके पास। सिग्मा 1 का मीनिंग क्या होगा? सिग्मा 1 का मीनिंग होगा फर्स्ट आइगन वैल्यू का रूट। सिग्मा 2 का मीनिंग क्या होगा? सेकंड आइगन वैल्यू का रूट। तो आपके पास सिग्मा, ये समीशन की वैल्यू आ चुकी है रूट 17 0 0 0 रूट 13 0। अब आपको ए को डीकॉम्पोजिशन में लिखना है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास यू मैट्रिक्स आएगी, फिर ये सिग्मा आएगा, फिर वी ट्रांसपोज लिखा जाएगा। और ये कैसे लिखा जाएगा? अब यू मैट्रिक्स हमने पीछे सोल्व करा था, हमारे पास ये आई थी 0 1 1 0, और जो सिग्मा है ये आपके पास आ चुका है रूट 17 0 0 0 रूट 13 0, और हमारे पास जो वी ट्रांसपोज है ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं, और सॉल्व करने के बाद वो हमारे पास यहाँ पे आया था -3 ओवर रूट 17 -2 ओवर रूट 13 6 ओवर रूट 221, यहाँ पे आ गया -2 ओवर रूट 17 3 ओवर रूट 13 4 ओवर रूट 221, यहाँ पे आ गया 2 ओवर रूट 17 0 13 ओवर रूट 221। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए की एसवीडी सॉल्व कर दी हमने। एसवीडी मतलब जो हमने स्टार्टिंग में मैंने शॉर्ट फॉर्म बताई थी ना, एसवीडी के लिए किस चीज की? सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन की। अब ना हम लोग पता करेंगे इट्स मूर पेनरोज इनवर्स। मूर पेनरोज इनवर्स के लिए इसका सिंबल होता है ये वाला, इसके ऊपर कुछ प्लस साइन डाल दिया जाता है, और इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ता है वी, यहाँ पर समेशन, यहाँ पे फिर प्लस का साइन, और यहाँ पर आ जाएगा यू ट्रांसपोज। ये जब मैं प्लस का साइन यूज कर रहा हूँ ना, ये समेशन के लिए क्या काम करेगा? यहाँ पे ये समेशन के लिए हमारे पास ये काम करेगा कि हमारे पास ना इसका ट्रांसपोज भी लेंगे, और इसके अंदर जितनी भी नॉन जीरो वैल्यूज थी उसका रेसिप्रोकल भी लेंगे। ओके, वी मैट्रिक्स तो हमने स्टार्टिंग में पता करी हुई थी, तो वो तो डायरेक्टली लिखी जाएगी। वी मैट्रिक्स हमारे पास थी ये वाली, इसको डायरेक्टली लिख दो -3 ओवर रूट 17 -2 ओवर रूट 13 6 ओवर रूट 221 -2 ओवर रूट 17 3 ओवर रूट 13 4 ओवर रूट 221 2 ओवर रूट 17 0 13 ओवर रूट 221। ओके, और जैसा कि मैंने बताया इसका ट्रांसपोज भी करना है और हर आइगन वैल्यू का रेसिप्रोकल भी टेक करना है, उस अकॉर्डिंग ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, और यू ट्रांसपोज सेम ही रहेगा, क्योंकि यू मैट्रिक्स इस तरह की है, उसका ट्रांसपोज करने पर भी वो हमारे पास बिल्कुल सेम ही रहती है। ओके, अब क्या करो, पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो, इसको सेम लिख दो, ठीक है। -3 ओवर रूट 17 -2 ओवर रूट 13 6 ओवर रूट 221 -2 ओवर रूट 17 3 ओवर रूट 13 4 ओवर रूट 221 2 ओवर रूट 17 0 13 ओवर रूट 221। इनकी मल्टीप्लाई जब करोगे, क्लियरली इसका जो ऑर्डर है हमारे पास 3/2 है, इसका ऑर्डर 2/2 है, तो ये भी हमारे पास 3/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आने वाली है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसको इससे करेंगे 1/√17 आ जाएगा, जब इसको करेंगे इससे 1/√13, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर आपस मल्टीप्लाई करें, ये 3/3 ऑर्डर की है और ये 3/2 ऑर्डर की है, तो क्लियर कट हमारे पास जो नई मैट्रिक्स आने वाली है वो भी 3/2 ऑर्डर की ही आने वाली है। अब जो 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है वो किस तरह की आएगी? जब आप इसको करोगे इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0, ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0, सिर्फ इनकी मल्टीप्लाई होने वाली है। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -2/13। आगे जब हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा -3/17, बाकी तो 0 हो जाएंगे तो लिखने की जरूरत नहीं समझी मैंने। उसके बाद जब करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, दिस इंटू दिस 0, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा ये आ जाएगा 3/13। जब इसको करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई तो यहाँ आ जाएगा -2/17। फिर जब इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, ये 0 आ रहा है, जब इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास आ रहा है 2/17, जो कि हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन, जिसका नाम हमने क्या देखा था? मूर पेनरोज इनवर्स। दिस इज मूर पेनरोज इनवर्स। ओके, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, जिसमें जो ए पार्ट है वो कुछ ऐसा है, अगर मैट्रिक्स ए हमारे पास ये गिवन हो तो आपको ये वाला बिहेवियर चेक करना है।
ये बिहेवियर किस तरह का होएगा कि a रेज टू पावर i इफ i अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। एक काम करते हैं हम ना, a i दिया गया ना, ये पावर में है, मैं i की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए चेक करता हूँ मेरे पास क्या कुछ आएगा। अगर तो मैं ना i की वैल्यू 1 ले लूँ, इफ i इज इक्वल टू 1, उस केस में क्या आएगा, a की पावर 1, वो तो सेम ही रहेगा। अगर मैं सोल्व करूं आगे ए स्क्वायर के बारे में, ए स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो इसके आपस में ही 2 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें। वो कैसी मल्टीप्लाई आएगी, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 नहीं आ गया, 1 इंटू 1 1, फिर उसके बाद 1 इंटू माइनस 1, ये 0 हो गया, फिर इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आप चेक कर लेना 0 आ जाएगा, इसको इसका करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गया। दैट मीन्स a1 हमारे पास ये है, ए स्क्वायर आइडेंटिटी है। अगर मैं a3 सोल्व करूं, उसके लिए बड़ा सिंपल काम है, आप अगर a इंटू ए स्क्वायर कर दो, सोल्व हो जाएगा। ए मैट्रिक्स हमारे पास सेम टू सेम लिख दो, ए स्क्वायर आइडेंटिटी है, ये हमारे पास वापस ए आ गया। ठीक है, दैट मीन्स मैट्रिक्स वापस ही आ गई। इसी तरीके से अगर मैं a4 पता करूं, वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, दैट मीन्स आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, या मतलब 1 0 0 1। तो इससे क्या बात देखने को मिल रही है, a5 करोगे ना वापस a1 बन जाएगा, a6 करोगे वापस a4, ए स्क्वायर जैसा काम हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास ना इसका बिहेवियर चेक करना था। इसका बिहेवियर ऐसा है, इन्फिनिटी तक अगर इसको लगातार लिखा जाए तो ये हमारे पास ओशिलेट होता है, इट्स ओशिलेट्स फॉर आई अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ओशिलेट कैसे होता है, क्योंकि ओड नंबर पे, ओड पावर पर हमारे पास आंसर में बिकॉज ऑफ, ये आप लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ ऑन odd values of I we have this one, and on even values of I we have this one। दैट मीन्स उसका बिहेवियर कैसा है कि ओड नंबर्स पे उसने ऐसा आंसर देना है और इवन नंबर पे उसने ऐसा आंसर देना है, ये ओसिलेट करता है। सो विच इज इट्स बिहेवियर। ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन था। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। ओके, 4 के बी पार्ट में ना आपको क्या बताना है, फाइंड द क्यू आर डी कॉम्पोजिशन ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्यू आर डी कॉम्पोजिशन बतानी है। ये जो क्यू आर डी कॉम्पोजिशन लिखी है ना, इसमें क्या होता है, हमारे पास जो क्यू होती है ना, वो इन द एंड एक डायगोनल मैट्रिक्स सोल्व होती है, और जो आर है ना, ये हमारे पास सोल्व होती है एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अपर ट्रायंगुलर, आई थिंक मैं थोड़ा सा गलत बता रहा हूँ, चलो इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं। अब क्यू आर डी कॉम्पोजिशन को सिखाई देता हूँ। उसके लिए क्या होगा, हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है ना, इसको ना हम अलग से एक वेक्टर्स की फॉर्म में बना देते हैं। पहले लिख दो a1, a1 में आ जाएगा फर्स्ट कॉलम वेक्टर, जो कि कुछ ऐसा होगा 1 1 -1। ओके, फिर लिख दो a2, जो कि कुछ हो जाएगा ऐसा 1 0 1। फिर लिख देते हैं a3 0 1 1। ओके, अब हम पता करते हैं q1 के लिए। q1 कैसे सोल्व होएगा, q1 ऐसे सोल्व होएगा कुछ कि हम a1 के बटा में, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कुछ ऐसा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये बन गया √3, और साथ में a1 वेक्टर दैट इज 1 1 -1। तो फाइनली q1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गई, दैट इज 1/√3 1/√3 -1/√3। अब हम सोल्व करेंगे q2 को। ठीक है, अब ना q2 को सोल्व करने के लिए पहले हमें सोल्व करना पड़ेगा v2 को। जैसे हमारे पास यहाँ पे a1 दिया हुआ था ना, तो a1 डायरेक्टली v1 के इक्वली हो जाता है, तो हमने डायरेक्टली सोल्व कर लिया। लेकिन जब सेकंड वेक्टर पर पहुंचते हैं तो पहले v2 पता करना ही पड़ेगा, और v2 पता करने का मेथड क्या होता है हमारे पास, कुछ ऐसा a2 माइनस, यहां पर ना अब आपने a2 और q1 वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लेनी है। रिमेंबर डॉट प्रोडक्ट, उसके साथ हम q1 को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो हमारे पास a2 जो है वो कुछ ऐसा है 1 0 1। ओके, उसके बाद a2 और q1 की डॉट प्रोडक्ट, a2 हमारे पास ये लिखा हुआ, q1 ये लिखा हुआ, करो इसकी डॉट, 1 इंटू 1/√3 1/√3 आ गया। ओके, उसके बाद 0 इंटू दिस वन 0 आ गया, फिर 1 इंटू -1/√3 -1/√3 आ गया। ओके, और साथ में q1 वेक्टर लिखा हुआ दैट इज 1/√3 1/√3 एंड -1/√3। तो आप देख सकते हो, इसको इसमें से माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 1 0 1,
और जीरो को अंदर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी जीरो आ जाएगा, 0 0 0। तो V2 का फाइनल आंसर आ गया 101। हमारे पास V2 की वैल्यू आ रही है 101। ये वैल्यू आने के बाद अब हम सोल्व करेंगे Q2 के लिए, और Q2 के लिए ये हो जाएगा पहले तो V2, उसके नीचे हम इसको लिख देंगे। ओके, और ये हमारे पास क्लियरली ना जो इसको सोल्व करेंगे √2 आ रहा है, आप चेक कर लीजिएगा इसको। तो Q2 की वैल्यू क्या आ गई 1/√2, साथ में V2 को लिखना है जो कि हमारे पास है 101। तो ये हमारे पास आ गया 1/√2, 0 1/√2। तो अब हमें ना Q2 के बाद आगे सोल्व करना है Q3। ठीक है, अब उसकी बात करते हैं। तो ये Q3 पता करने का फॉर्मूला ये रहेगा, जहां पे हमारे पास A3 है, यहाँ पे A3 और Q1 में डॉट है, यहाँ पर A3 इंटू Q2 में डॉट है। तो सबसे पहले A3 को लिखते हैं जो कि हमारे पास है 0 1 1। उसके बाद माइनस में अब A3 और Q1 की डॉट करनी है। यहाँ से देखिए आप, ये रहा Q1, ये रहा A3, 0 इंटू दिस 0, 1 इंटू 1/√3 1/√3, 1 इंटू -1/√3 -1/√3। ओके, साथ में Q1 लिखना था। Q1 हमारे पास है 1/√3 1/√3 -1/√3। उसके बाद A3 और Q2 की डॉट करनी है। Q2 हमारे पास ये लिखा हुआ, तो ये डॉट कैसे आएगी, 0 इंटू दिस 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1/√2 आ गया 1/1/√2। ओके, साथ में Q2 को भी लिखना है। Q2 हमारे पास है 1/√2, फिर है 0, फिर है 1/√2। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आ गया 0 1 1। अब ना ये सारा जीरो बन रहा है, 0 इंटू समथिंग, यहाँ पर सारा जीरो ही हो गया। ओके, यहाँ पर आ रहा है 1/√2। 1/√2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1/√2 इंटू 1/√2 ये हो गया 1/2, 0। यहाँ पर भी 1/2। दैट मीन्स हमारे पास आ गया 0 माइनस हाफ, 1 माइनस 0, 1 माइनस हाफ। इन द एंड हमारे पास जो Q3 है ना, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, सॉरी Q3 नहीं, ये हमारे पास V3 की वैल्यू। ठीक है, पहले V3 पता करेंगे, बाद में Q3 आएगा ना। तो हमारे पास V3 की वैल्यू जो है वो आ चुकी है माइनस हाफ, 1.5। अब अगर Q3 पता करना हो तो क्या मेथड रहेगा हमारे पास, ये मेथड रहेगा, पहले हम लिखेंगे V3 को, बटा में इसको ले लेंगे, और इसकी जो वैल्यू है V3 की, ये कैसे आएगी, रूट के अंदर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4, जिसको सोल्व करके हमारे पास आ रहा है √6/4, जिसको कि हम लिख देते हैं √6/2। ठीक है, हाँ √6/2 लिख दो आप, इजी रहेगा आपके लिए। तो अब Q3 हमारे पास क्या आया, ये आ गया √6/2, इसके 1 के बारे में था तो ये बन गया 2/√6, 2/√6। V3 की वैल्यू क्या आई, -1/2, 1 और 1/2। एक काम करो, ये वाला 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, उससे Q3 की वैल्यू क्या बन जाएगी, कुछ ऐसी बन जाएगी, पूरे मल्टीप्लाई कर दो, डजेंट मैटर, -1/√6, 2/√6 और 1/√6। ये आपके पास Q3 की वैल्यू आ गई। तो अब आपने क्या करा, Q1 भी पता कर चुके हो, Q2 भी पता कर चुके हो, Q3 भी पता कर चुके हो। अब हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स Q थी ना, वो कैसी आएगी, Q मैट्रिक्स में यहाँ पर Q1 Q2 और Q3 को लिख दो। हमारे पास इनिशियली देखा जाए तो Q1 की वैल्यू क्या आई थी, ये वाली आई थी, पहले तो ये लिख दो 1/√3, 1/√3 -1/√3। ठीक है, फिर Q2 की वैल्यू क्या आई थी वो लिख दो 1/√2, 0 1/√2। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर अभी Q3 को पता कर लिया, वो क्या आया -1/√6, 2/√6 और 1/√6। हमारे पास ये भी सॉल्व हो गया। ये हमारे पास Q मैट्रिक्स आ चुकी है, जो हमने A को ना इस फॉर्म में लिखा था ना, A इज इक्वल टू QR की कॉम्पोजिशन में लिखना था, Q मैट्रिक्स हमारे पास आ चुकी है। R मैट्रिक्स को पता करने का जो मेथड होता है वो होता है Q ट्रांसपोज इनटू A। उसके लिए हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा। तो पहले तो Q ट्रांसपोज इनटू A, पहले तो लिख दो Q ट्रांसपोज, कैसा आएगा 1/√3, 1/√2 -1/√6, 1/√3, 0, 2/√6 -1/√3, 1/√2, 1/√6। यहाँ पर साथ में लिख दो A मैट्रिक्स को, जो स्टार्टिंग में गिवन थी 1 1 0, 1 0 1, -1 1 1। अब करते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आएगा, यहाँ पर आ रहा है
बाई रूट थ्री प्लस 1 बाई रूट थ्री प्लस 1 बाई रूट थ्री, राइट। फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ आ रहा है 1 बाई रूट थ्री माइनस 1 बाई रूट थ्री, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 बाई रूट टू, मैंने छोटी सी गलती कर दी यहाँ पे, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्चुअली ना मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्यू लिख दिया, मेरे पास यहाँ पे ना क्यू ट्रांसपोज आना चाहिए था, इसलिए मैं स्टेप को दोबारा करके दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे थोड़ी गलती हो चुकी है, ठीक है। तो क्यू ट्रांसपोज के लिए इसको कैसे करेंगे, क्यू ट्रांसपोज आर, यहाँ से मैं दोबारा कर रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया क्यू ट्रांसपोज 1 बाई रूट थ्री, ये ट्रांसपोज कुछ ऐसा होएगा, यहाँ पे आएगा 1 बाई रूट टू, यहाँ आएगा माइनस 1 बाई रूट सिक्स, यहाँ आ गया 1 बाई रूट थ्री, यहाँ पे 0 और यहाँ पे आ गया 2 बाई रूट सिक्स, फिर यहाँ पर आ गया माइनस 1 ओवर रूट थ्री, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 ओवर रूट टू, यहाँ आ गया 1 ओवर रूट सिक्स, ओके। साथ में हमारे पास मैट्रिक्स ए जो शुरू में दे रखी थी, क्या थी वो मैट्रिक्स, यहाँ से देखिए 1 1 0 1 0 1 माइनस 1 1। अब करते हैं इनकी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास अब क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ गया 1 बाई रूट थ्री इंटू वन, 1 बाई रूट थ्री इंटू वन, 1 बाई रूट थ्री इंटू वन, ये बन गया हमारे पास 3 बाई रूट थ्री, ओके। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 बाई रूट थ्री इंटू जीरो माइनस 1 बाई रूट थ्री, ये बनेगा 0। उसके बाद 1 बाई रूट थ्री इंटू जीरो, 1 बाई रूट थ्री इंटू वन, ये भी 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, जब इसको ट्राई कर रहे हैं ये भी हमारे पास 0 ही बन रहा है, क्योंकि 1 बाई रूट टू यहाँ से आ गया, माइनस 1 बाई रूट टू यहाँ से आ गया 0। इसको जब मल्टीप्लाई करा इससे, ये हमारे पास आ गया 1 बाई रूट टू और 1 बाई रूट टू, ये बन गया 2 बाई रूट टू, ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे 1 बाई रूट टू इंटू जीरो, 0 इंटू जीरो 0, 1 ओवर रूट टू, इसको करा इससे मल्टीप्लाई, हमारे पास क्या आएगा माइनस 1 ओवर रूट सिक्स, 2 ओवर रूट सिक्स माइनस 1 ओवर रूट सिक्स, कैलकुलेट करके 0 बन जाएगा। जब करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस 1 ओवर रूट सिक्स को जब इससे करेंगे माइनस 1 ओवर रूट सिक्स, ये 0 1 ओवर रूट सिक्स, ये बन गया 0। जब इसको इससे करा ये 0 2 ओवर रूट सिक्स 3 ओवर रूट सिक्स, तो ये बन गया हमारे पास 3 ओवर रूट सिक्स, जो कि है हमारे पास मैट्रिक्स आर, ओके। थोड़ा सही करके लिख लेते हैं इसको, 3 ओवर रूट थ्री थ्री होता है, रूट थ्री होता है। इसी तरीके से ये रूट टू, ए 1 ओवर रूट टू पड़ा रहेगा, यहाँ पर आ गया 0 0, इसको हम लिख सकते हैं रूट 9 बाई सिक्स, मेरे कहने का मीनिंग ये है, रूट ऐसे लिखा जा सकता है ना इसको, ये 3 पे कैंसिल, ये 2 पे कैंसिल, यहाँ पर आ गया रूट 3 बाई 2। तो हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स आ चुकी है आर। हमारे पास जो डिकम्पोजिशन थी क्यू आर वो बन चुकी है, पहले हमने क्यू को लिखा 1 ओवर रूट थ्री, 1 ओवर रूट टू, और यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस 1 ओवर रूट सिक्स, यहाँ पर आ गया 1 बाई रूट थ्री, 0 2 ओवर रूट सिक्स, माइनस 1 ओवर रूट थ्री, 1 ओवर रूट टू, 1 ओवर रूट सिक्स, साथ में आर मैट्रिक्स को लिख दीजिए, रूट थ्री 0 0 0 रूट टू, 1 ओवर रूट टू, 0 0 रूट थ्री ओवर टू, विच इज अवर क्यू आर डिकम्पोजिशन। आप चाहो तो इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, वापस ये मैट्रिक्स बन जाएगी, ओके। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन में ना आपको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं। आपको या तो उनका प्रूफ देना है, मतलब ऑब्वियसली अगर ट्रू होंगे तो उसके लिए प्रूफ दोगे, और अगर फॉल्स होंगी तो उनके लिए काउंटर एग्जांपल दोगे। अब हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, इफ टू मैट्रिसेस हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल एंड द सेम मिनिमल पोलिनोमियल दे आर सिमिलर। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि अगर ना उनकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल और मिनिमल पोलिनोमियल सेम है तो सिमिलर होंगी, लेकिन ये ट्रू नहीं है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को हम करेंगे ट्रू, मतलब इसको काउंटर एग्जांपल हम देंगे। काउंटर एग्जांपल के लिए आप एक ए मैट्रिक्स मान लो, लेट ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके की लिख लो आप, 2 1 0, यहाँ पर आ गया 0 2 0, फिर आप लिखोगे 0 0 2, और जो बी मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरीके से लिख लो, 2 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 2 1, यहाँ लिख लो 0 2 2। अब ना आप चेक करना, अगर इसकी पोलिनोमियल जब चेक करोगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0 रखोगे, क्लियरली ना हमारे पास ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जब इसके लिए आप करोगे, ठीक है,
इसके लिए भी हमारे पास x माइनस टू क्यूब 0 ही आ रहा है। यहाँ पे 0 था, 2 नहीं है। ओके, बस 1 का डिफरेंस है, 1 इसका यहाँ पे था, इसका यहाँ पे है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल तो सेम है। अब आप इससे चेक करके देखिए a माइनस टू आई के स्क्वायर को। ओके, तो हमारे पास जब इसको लिखेंगे ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा 0 1 0 0 0 0, यहाँ पे आ गया 0 0 0। सिमिलर आपस में इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे आ गया एग्जैक्टली 0 मैट्रिक्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। अब चेक करते हैं b माइनस टू वाई को। जब b माइनस टू वाई को चेक करेंगे ये कैसा बनेगा, ये हमारे पास हो जाएगा 0 0 0 0 0 1 0 0 0, मल्टीप्लाई भी इसके साथ ही होगी खुद के साथ, ठीक है। और क्लियर कट ये भी हमारे पास सेम ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ऑर्डर भी 2 आ गया, इसकी डिग्री भी 2 आ गई। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल सेम है, लेकिन ये दोनों मैट्रिक्स एक तो सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर। रीजन क्या है, जॉर्डन ब्लॉक का डिफरेंस है। बिकॉज ऑफ इसमें ना हमारे पास ए मैट्रिक्स में जो फर्स्ट जॉर्डन है, ठीक है, फर्स्ट जॉर्डन बॉक्स, बिकॉज ऑफ फर्स्ट जॉर्डन बॉक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 और दूसरे वाला एंड सेकंड ऑफ ऑर्डर 1/1, ठीक है। लेकिन एंड बी के लिए ऐसा नहीं है। बी के लिए जो फर्स्ट वाला है वो 1/1 ऑर्डर का है, और जो सेकंड आप देख सकते हैं यहाँ पे, और जो सेकंड वाला है वो हमारे पास 2/2 का है। तो यहीं पे डिफरेंस आ गया। जॉर्डन ब्लॉक सेम में नहीं आ रहे, सेम सीक्वेंस में नहीं लिखे जा रहे, दैट मीन्स ए एंड बी आर नॉट सिमिलर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे पास है फिफ्थ का सेकंड पार्ट, एवरी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। आपको प्रूव करना है अगर कोई भी मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनाइट है तो हमेशा इनवर्टिबल होएगी ही होएगी। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, आप देख सकते हैं फिफ्थ का सेकंड पार्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, एवरी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। यस दिस इज ट्रू, ये ट्रू है, लेकिन इसके ट्रू होने का अब हम प्रूफ देंगे। ये प्रूफ कैसे आएगा, अगर ना हमारे पास मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, अब ना एक स्पेशल बात होती है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स में ना सारी आइगन वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव होती हैं, बिकॉज ए इज एनी मैट्रिक्स है मान ली, बिकॉज ए इज पॉजिटिव डेफिनाइट मैट्रिक्स, ओके। देयरफॉर लैम्डा आई ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर 0 फॉर ऑल आई, हर आई के लिए ये बात ट्रू है, ठीक है। अब अगर इसका डिटर्मिनेंट पता करा जाए तो कैसा होएगा, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 अप टू सो ऑन। अब कुछ भी आए, जब ये हमारे पास सारे के सारे लैम्डा है ही पॉजिटिव, ये सारे के सारे अगर पॉजिटिव हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ, इनकी मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव आएगी। मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगी, दैट मीन्स ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 आएगा, दैट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 से बड़ा रह रहा है, ठीक है, इसलिए ये नॉन जीरो नहीं हुआ। अगर नॉन जीरो नहीं है दैट मीन्स ए इज इनवर्टिबल, और यही बात हमने प्रूव करनी थी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन्होंने बोला है कि थर्ड पार्ट में क्यू आर डिकम्पोजिशन ऑफ एनी मैट्रिक्स इज यूनिक, इसका आंसर भी फॉल्स है, नॉट ट्रू। काउंटर एग्जांपल इसकी ले लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। एक बार क्या करो आप ना Q1 लो 1 0 0 1 और R1 ले लो 1 0 0 1, सेम सेम ले ले सारा कुछ। तो A को हम लिख सकते हैं Q1 R1 की फॉर्म में। अब मैट्रिक्स से सेम ही है, इस बार Q2 को टेक कर लो -1 0 0 -1, ठीक है, और R2 को टेक कर लो -1 0 0 -1। अब आप फिर से इसको A को Q2 इंटू R2 की फॉर्म में लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ ये आइडेंटिटी है, माइनस आइडेंटिटी इंटू माइनस आइडेंटिटी प्लस का आइडेंटिटी ही रहेगा। तो हमारे पास दो कॉम्पोजिशन आ गई, एक बार ये लिखा गया और एक बार ये लिखा गया। इसका मतलब क्या हुआ, इट विल नॉट यूनिक,
ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। हमारे पास जो ये वाली स्टेटमेंट है, इफ ए बिलोंग्स टू, एक मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर में से इसकी एंट्रीज हैं और n बाय n इसका ऑर्डर है, और a एंड a स्टार अगर कम्यूट करेंगी तो a हमारे पास एक यूनिटरली डायगोनालाइजेबल होगी, डायगोनालाइजेबल। ठीक है, तो इसके लिए हम प्रूव करते हैं। तो ये ट्रू कंडीशन है, तो इसको प्रॉपर प्रूव करना पड़ेगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी रहेगी हमारे पास, ये कुछ इस तरीके से रहने वाली है। अगर एक रिजल्ट होता है, मैं रिजल्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अ मैट्रिक्स A बिलोंग्स टू MNC, ठीक है, इज यूनिटरली डायगोनलाइजेबल। यहां पर कंडीशन होती है इफ एंड ओनली इफ इट इज ए नॉर्मल मैट्रिक्स। अगर ये नॉर्मल मैट्रिक्स हो तो सिर्फ तभी ये कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, और फिर कंडीशन क्या आती है, एक मैट्रिक्स नॉर्मल कब होती है, अ मैट्रिक्स इज नॉर्मल इफ, अगर हमारे पास इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, दैट मींस इफ ए स्टार ए इक्वल हो जाए ए स्टार के, सिर्फ उस कंडीशन में होती है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपके पास ए स्टेटमेंट अपने आप ही बन गई। देखो ए स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार का मीनिंग क्या हुआ, ये कम्यूट कर रही है। देखो ए और ए स्टार कम्यूट कर रही है, यही तो प्रूव करना था। मतलब ये हमें दिया हुआ था ए एंड ए स्टार कम्यूट, अगर ये नॉर्मल है तो ये कंडीशन होगी। ओके, फिर हमने क्या लिख दिया, हमारा रिजल्ट क्या है, ये हमारे पास डायगोनलाइजेबल कब होएगी, अगर ये नॉर्मल हो। अगर ये नॉर्मल है, इसका मीनिंग क्या हुआ, कम्यूट कर रही है। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या आया, द गिवन स्टेटमेंट, आप यहां पे थोड़ा सा लिख देना, द गिवन स्टेटमेंट directly states that A and A star commute. Okay, which means, ये थोड़ा सा लिखने वाला ज्यादा है, A स्टार इज इक्वल टू A स्टार, सॉरी A स्टार है। ओके, तो इससे क्या हुआ, देयरफॉर रिजल्ट प्रूव हो गया, इफ A and A star commute then A is नॉर्मल मैट्रिक्स। मैं सारी स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके लिख रहा हूं। ठीक है, implies A is unitarily diagonalizable। ठीक है, ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। अब करते हैं हमारा पांचवें क्वेश्चन का पांचवा पार्ट, जो कि हमारा सबसे लास्ट है। ठीक है, इसके बारे में भी सेम बात बतानी है हमने कि ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है। ए इसमें से आ रहा है, मतलब n बाय n ऑर्डर का है, और रियल मैट्रिक्स में से आ रहा है, रियल नंबर्स में से इसके एलिमेंट्स आएंगे। a इज इक्वल टू n प्लस डी है, n यहाँ पे दी गई नीलपोटेंट मैट्रिक्स और d दी गई डायगोनल मैट्रिक्स, तो ये कंडीशन होगी नो, ये फॉल्स है। ठीक है, इसका प्रूफ कैसे करेंगे, आप यहाँ पे मैट्रिक्स a ले लो, टेक a इज इक्वल टू 1 1 0 1। ओके, अब क्लियर कट देख सकते हो कि अब ना हम यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स टेक कर लो 1 0 0 1, और n टेक कर लो नीलपोटेंट मैट्रिक्स जो कि 0 1 0 0। अब ना यहाँ पे देखो, हेयर यहाँ पर a क्लियरली n प्लस डी में लिखा जा सकता है, दोनों को ऐड करेंगे वापस a मैट्रिक्स बन जाएगी। पर nd और dn को चेक करते हैं। अब नाउ अगर nd को सोल्व करें, n को आगे लिखो, d को पीछे लिखो, और इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ रहा है हमारे पास, 0 इंटू 0 0, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे अगेन 0, यहाँ पर भी 0। अब चेक करते हैं dn को, दैट मीन्स d को आगे लिखो, n को पीछे लिखो। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, इसको इससे करा 0, इसको जब इससे करा 1, इसको जब इससे करा, ये तो हमारे पास आ गया, लेकिन ये आना नहीं चाहिए था। यहाँ पे तो एंटी डी एन इक्वल आ गया, ये कुछ स्पेशल केस हो गया जिसमें इक्वल आ गया। एक काम करते हैं हम ना, थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं अपनी मैट्रिक्स में। मैं काम करता हूँ, मैं ना ए मैट्रिक्स को फिर से कुछ अलग अलग लिखता हूँ।
ए मैट्रिक्स को लिख लो आप, इस बार इसको मानते हैं 1 1 0, ठीक है। बी को लिख दो 1 0 0 2 और एन को लिख दो 0 1 0 0। अब ट्राई करते हैं, यहाँ पर ए इज इक्वल टू एन प्लस, तो डी है ही, ठीक है। अब अगर एन डी करें, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 1 0 0, यहाँ पर है 1 0 0 2, ओके। मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे 0, यहाँ पर 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। डी एन ट्राई करते हैं, डी एन क्या है 1 0 0 2 0 1 0 0, तो यहाँ पर आ गया 0, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 0 और यहाँ पर भी आ गया 0। इस बार एन डी नॉट इक्वल टू डी एन आ गया, ठीक है। तो हर बार इक्वल नहीं होता, एक आधा कोई केस में यहाँ पे गलती ये कर गया था कि मुझे यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में 2 लेना चाहिए था, मैंने गलती से 1 ले लिया था, तो आपको इस काउंटर एग्जाम्पल ये वाली देनी है, ठीक है। तो मैंने इग्नो की एमएससी के रिगार्डिंग फर्स्ट टाइम कोई लेक्चर दिया है, ठीक है, तो इसलिए मे भी मैंने ज़्यादा टाइम लिया, अगर कुछ गलतियाँ करी होंगी मैं उसको नेक्स्ट टाइम थोड़ा करेक्ट कर दूंगा। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।